अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 12। इस सारे माहौल को देखता हुआ बिल आखिर मैं उस कमरे से बाहर आ गया। ये खंडर से बाहर का मंजर था। मैंने देखा कि डाकुओं ने लालटेन बुझा दी है और गालबन मेरी निगाहों से गुम होने की वजह से खौफज़दा हो गए हैं। वो अपने घोड़े खोल रहे थे। फिर मैंने उन्हें घोड़ों पर बैठकर वहाँ से जाते हुए देखा और गर्दन हिलाने लगा। क्या अजीब ज़िंदगी हो गई थी मेरी, मैंने दिल ही दिल में सोचा। दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। फिर अचानक ही मुझे काकू लाल किसान की बातें याद आ गईं। उसका घर भी देख आया था और बिकौल उसके इन चारों हथनियों को भी देख लिया था जो उसकी ज़िंदगी की गाहक बनी हुई थी। वाक़यात सब समझ में आ रहे थे। 4 जवान बेटियों का बाप, जिसके बैल भी उसके साथ बूढ़े हो गए थे और अब वो ज़िंदगी के बोझ को घसीट रहा था। मर जाने का ख्वाहिशमंद था ताकि अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाले। फिर अचानक मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। सोनों की अशरफियों से भरी हुई ये कल से अगर काकू लाल को मिल जाएं तो क्या उसे नया जीवन नहीं मिल जाएगा। इस ख्याल ने दिमाग एकदम रोशन कर दिया और मैंने बड़े खुशगवार अंदाज में मैं सोचने लगा। लेकिन फिर खुद ही दिल एक बार अजीब सा बोझ आ पड़ा। मेरी तो ज़ुबान भी नहीं थी। नाग की हैसियत से लोग बस मुझसे खौफ ही खा सकते हैं। काकू लाल को कैसे बताऊंगा कि खंडरात में उसके लिए ज़िंदगी छुपी हुई है। क्या तरकीब हो सकती है ऐसी कि काकू लाल को मेरे दिल की बात पता चल जाए। लेकिन बहुत गौर करने के बाद भी ऐसी कोई तरकीब समझ में नहीं आई जिससे मैं काकू लाल को उन अशरफियों के बारे में बता सकूं। हालांकि दिल यही चाह रहा था कि जब ये थोड़ी सी मालूमात मुझे हासिल हुई हैं तो क्यों ना एक मजबूर और बेकस आदमी को उनके बारे में बता दूं। फिर इस उम्मीद पर खंडरात से निकल आया कि हो सकता है ऐसा कोई मौका मिल जाए और मैं अपना ये काम कर लूं। एक बार फिर काकू लाल के घर जाना चाहिए। हालांकि मुझे क्या पड़ी थी बिला वजह ये सब कुछ करने की, लेकिन तबीयत में शायद इंसानी दोस्ती का जज्बा कुछ ज़्यादा ही गहरा हो गया था। अगर ना होता तो रामलाल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। काकू लाल के घर की जन्म सफ़र करते हुए मैंने सोचा कि मेरी कैफियत बड़ी मखदूश हो गई है और ना जाने मुझे अब कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब मुसीबत पड़ी है तो भुगतना तो पड़ेगी ही। रात की तारीकी में काकू लाल के घर वापस पहुंचना मुश्किल ना हुआ और मैं अंदर दाखिल हो गया। जानवर ज़्यादा हिसास होते हैं। बाहर अहाते में बंधे हुए बैल जो बैठे हुए थे मेरे जिस्म की सरसराहट से उठ खड़े हुए और मैं उनसे बचता हुआ कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां छुप सकूं और एक जगह मुझे नज़र आ गई। छप्पर पड़ा हुआ था अहाते के एक गोशे में और उसके नीचे मुझे भूसे के ढेर लगे हुए थे। गालबन बैलों की खुराक थी और भूसे के ढेर में छुपने के लिए मुझे मुनासिब जगह मिल गई। बाकी रात वहीं गुजारी। काकू लाल सुबह को जल्दी जाग गया और थोड़ी सी आग जलाकर वो उसके गिर्द जा बैठा और फिर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसकी बीवी भी उसके पास आ बैठी। क्या बात है, आज बहुत परेशान हो? अरे भगवान, ये परेशानी तो अब सीधी चिता में जाकर ही ख़त्म होगी। भगवान ना करे, कैसी बातें करते हो। 4 बेटियों का बोझ कंधों पर है, उन्हें कौन पार लगाएगा? भगवान ही पार लगाएगा। अब तो मैं क्या और मेरी बसात क्या, देख ले क्या हालत हो गई है मेरी। खांसी उठती है तो फेफड़े फटने लगते हैं। बैलों को बेचारों को अलग देखो, सूख कर कांटा हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। बैलों को बेच दो ना, वो मुसलमान कसाई। कैसी बातें करती है तू? जीवन भर का साथ है उनका और मेरा। बेच दूं उन्हें, वो क्या करेगा उनका जानती है। सो तो है को काट कूट कर खा जाएंगे ये सारे फैसले। वो उनके काम, हमें उससे क्या। पर हम अपने डंगरों को उनके हवाले कैसे कर दें? तो फिर बैठे बैठे ही मर जाएंगे। हाल तो उनसे चलेगा ना। बूढ़े हो गए हैं काकू की तरह बेचारे। हल घसीटने की कोशिश तो करते हैं मगर जान नहीं है उनमें।
तो फिर खुद ही बताओ क्या खाओगे और कहाँ से उन्हें खिलाओगे। अब क्या बताऊँ, मेरे हाथ पैर तो ठीक हो चुके हैं। भगवान ने ही अगर कुछ सोचा है तो देखूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि भगवान ने भी क्या सोचा है। दिन रात इन्हीं सोचों में तो निकल जाती है। और बेटियां हैं तो भगवान की सौगंध, नज़र डालूं पर तो डर लगे है, आंखें झुक जाती हैं। अरे रूखी सूखी खाकर भगवान ने क्या बना दिया उन्हें। काकू लाल की बीवी खुद भी गर्दन झुकाकर सोच में डूब गई। बहुत देर तक बेचारे इसी तरह बैठे रहे। फिर लड़कियां वगैरह जाग गईं तो काकू लाल आज खेत पर जाने का इरादा भी नहीं रखता था। बहुत देर तक वो घर में ही रहा और उसके बाद बोला, निकल रहा हूँ, किसी से बात करूँगा। अगर कोई तरस खाकर खेतों पर हल चला दे तो हो सकता है कि हमारी बिगड़ी बन जाए। वो चला गया और उसकी बेटियां कामों में मसरूफ़ हो गई थीं। मैं बदस्तूर भूसे के ढेर में छुपा हुआ था। फिर एक लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल की होगी उस तरफ आई जहाँ भूसे के ढेर लगे हुए थे, और उसने भूसे की कांपे उठा उठाकर इधर उधर रखना शुरू कर दी। अब तो मेरे लिए परेशानी हो गई थी, कहीं और छुपना मुमकिन नहीं था। फिर अचानक की लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं उसे ही देख रहा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई और फिर उसका मुंह खुले का खुला रह गया और उसकी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई थीं। और मुझे किसी की कही हुई एक बात याद आ रही थी। वो ये थी कि शीशनाग की आंखों में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि अगर किसी की आंखों में आंखें डालकर देख ले तो वो सहरज़दा हो जाए। ये बात उन सपेरों ने कही थी जिनके दरमियान श्रद्धा रहती थी, और मुझे आज उनकी वो बात याद आ गई। और ये भी अंदाज़ा था मुझे कि अपने बारे में कि धनराज ने मुझे शीशनाग बनाया है। इस ख्याल के आते ही मैंने अपनी नन्ही नन्ही आंखों की गिरफ्त उस लड़की की आंखों पर सख्त कर दी। वो सचमुच जैसे पत्थर की हो गई थी। तब मैंने आंखों ही आंखों में उससे कहा, देखो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तेरा और तेरे परिवार का दोस्त हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तेरा नाम क्या है? ये एक कोशिश थी जो तरवीदी की अकल से सोच लेकर मैंने की। अब उसका नतीजा देखना था। और उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिले और उनकी आवाज़ निकली, चमकी। मैं खुशी से झूम उठा। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया था, और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे ज़िंदा रहने का एक तरीका आ गया था। बेबसी की उस ज़िंदगी में जब कभी से किसी से कलाम भी ना किया जा सके, मैं क्या करता क्या ना। मुमकिन अगर आप लोग उसी तरह मेरी ज़ुबान समझ लें तो कम से कम किसी को अपना हाल दिल तो बता सकता हूँ। ये एक उम्दा तरीका था। और मैंने उससे कहा, चमकी तू अपने मन में विश्वास रख कि मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरी और तेरे पिता की सहायता करना चाहता हूँ। वो खामोशी से मुझे देखती रही और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी थी। लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं थी। इंसान थी एक सांप से खौफज़दा। बहरहाल जो उसे आसानी से अपना आलाकार बना सकता था, मैंने उसे अपनी आंखों के शहर में गिरफ़्तार कर लिया था। और खूबसूरत लड़की मेरी सूरत देख रही थी। वो पथराई सी खड़ी हुई थी। उसने फिर कहा, चमकी इस वक्त तो मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन शाम को सूरज ढल जाए तो यहीं इस भूसे के ढेर में आ जाना। तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत कुछ होगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुन लेना और किसी को उसके बारे में कुछ ना बताना। अभी मैंने उसे इतना ही समझाया था कि पीछे से उसकी माँ आ गई और उसने ज़ोर से एक थप्पड़ चमकी की पीठ पर जमाया। अब यहाँ आई है तो ऐसी कि वापस ही नहीं जा रही। समझती हूँ तेरे सारे लक्षण। काम से जी चुराती है। कैसे कटेगा जीवन तेरा, गैर के घर में जाएगी तो। चमकी मेरे शहर से आज़ाद हो गई और फिर उसके हलक से एक दहशतनाक चीख निकली और उसने अकब में छलांग लगा दी। उसकी माँ उसकी लपेट में आकर गिरते गिरते बची थी। अरे तेरा सत्यानाश! अरे वो सांडनी, क्या हो गया है? क्या मौत पड़ गई है तुझ पर? चमकी की माँ ने चीख कर कहा। लेकिन चमकी भूसे के पास से दूर भाग गई और फिर उसने हलक फाड़ फाड़ कर चीखना शुरू कर दिया, सांप सांप! भूसे में सांप है माताजी, भूसे में सांप है। चमकी की माँ ने बड़ी लंबी छलांग लगाई और फिर वो भी चमकी के पास पहुंच गई। बाकी बहनें भी आ गई थी और चमकी को चीखते देखकर खुद भी चीखने लगी थी। अरे कमीनियों, चुप हो जाओ, क्या शोर मचाया है? अरे ओ चमकी, तेरी हरकत समझती हूँ मैं। किधर है सांप? ला मुझे दिखा, किधर है? भगवान की सौगंध माताजी, भगवान की सौगंध, सांप है ये बड़ा चौड़ा फन वाला।
अरे दिया, अरे निकल कर भाग को घर से निकल आया तो सबको डस लेगा। चमकी बुरी तरह खौफजदा हो गई थी और मैं हैरत से बल खा रहा था कि अब क्या करूं, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। बाहर तमाम लोग जमा थे, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चमकी की माँ के पास और पड़ोस के लोगों को बुला लाई और उन लोगों की चीखें सुनकर खुद ही बहुत से लोग आगे आ गए, मर गए। और मैंने दिल ही दिल में सोचा, कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ से निकल भागा जाए। कहाँ है सांप, किस जगह? भूसे के ढेर में। ये बड़ा काला नाग है। ऐसी चमकदार आंखें और चमकी को जैसे कुछ याद आ गया और उसे अपने मन में कुछ बातें महसूस हुई, लेकिन अल्लड़ नादान लड़की थी, उन पर गौर न किया। महल्ले वाले कुछ फासले पर खड़े हुए थे और चैम गोइयाँ कर रहे थे। अब क्या किया जाए? ऐसा करो, बांस लाओ लंबे लंबे से और उस भूसे के ढेर पर गिराते हैं, निकलेगा तो मार देंगे। किसी ने कहा, निकलेगा तो मार देंगे, और किसी को डस लिया उसने तो। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ करो। मैं बताऊं, ये खतरा मत मोल लो। यूँ करो कि भूसे में आग लगा दो। हरे राम, बैलों के खाने के लिए कुछ ना रहेगा अगर भूसे में आग लगा दी तो, और अगर ना लगाई तो तुम ना रहोगे। अरे चमकी देख, सच बता दे, झूठ बोल रही है या सच? खुद देख लो ना चाचा जी, अंदर जाकर पता चल जाएगा झूठ सच का। चमकी ने चह कर कहा, ले मेरा कोई दिमाग खराब है? अरे भाई, झूठ बोल रही है या सच बोल? काकू के घरवाली क्या कहती है? लुगाई है, भूसे में आग या जाएं हम अपने अपने घर। अरे भैया, मैं क्या कहूँ, काकू को खेत पर निकल गया है। बैल तो नहीं ले गया, बैल भी रखा है कोने में। अरे भैया, ये बैल सुसरे हैं, किसी काम के हैं बस, अब तो बैठे बैठे ही खाते हैं, चला फिरा तो इनसे जाता ना है। अरे तुम इधर उधर की बातें कहे हो, देखो तो सही आखिर ये है क्या किस्सा? जितने मुंह उतनी बातें, और फिर यह बात तय हो गई कि भूसे के ढेर में आग लगा दी जाए। अरे भैया, घर में आग लग जाएगी तो जाने कि तेरा क्या काम हो। क्या ये नहीं हो सकता कि कोई दौड़ा चला जाए खेतों पर और काकू लाल को बुला लाए? ये भी हो सकता है, मगर वो भी क्या तीर मारेगा। देखो भाइयों, अगर सचमुच नाग है तो फिर, किसी ने कहा, लेकिन फिर दरमियान में ही जुमला अधूरा छोड़ दिया और एकदम भूसे के ढेर की तरफ देख कर चीखा, हे भैया, मैंने अभी उसकी दुम देखी है। किधर? कहाँ? वो देखो, वो दुम नज़र आ रही है, उसने कहा। और मैंने जल्दी से अपने जिस्म को सुकेड़ लिया और पता नहीं कमबख्तों को कहाँ से मेरी दुम नज़र आ गई थी। बड़ी मुश्किल में फंस गया था, क्या करूं? अगर इन लोगों ने भूसे में आग लगा दी तो ना जाने क्या हशर होगा। अब ये बात पाया तकमील तक पहुंच पाई थी कि इंसान की हैसियत से जो खूबियां मेरे अंदर थी वो सांप की हैसियत में बाकी रहती हैं या नहीं, इसलिए मैं खौफजदा था। मेरी दुम देख ली गई थी और लोगों को यकीन हो गया था कि भूसे में सांप मौजूद है। अब ये ज्याले कहाँ मारने वाले थे? चुनाचा लालटेन लाई गई जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था और भूसे के ढेर पर तेल छिड़का जाने लगा। ये भी उन लोगों की सादगी ही थी कि खुश्क भूसे में कोई एक चिंगारी भी डाल देता तो वो आग पकड़ लेता, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी मुझे। मैं बेचैनी से भूखे में जगह बनाकर रेंगने लगा और फिर तकदीर ने मेरी मदद की। ज़मीन में एक बड़ा सा सुराख नज़र आ गया। गालबन चूहों ने अपने रहने के लिए बिल बना लिया था। मैंने जल्दी से फन सुकेड़ा और उस सुराख में घुसने की जगह तलाश करने लगा, और फिर ये देखकर मेरे दिल को सुकून का एहसास हुआ कि सुराख नीचे ही नीचे दूर तक लंबा चला गया था। मैं बरक रफ्तारी से अपने बंदर को जुम्बश देता हुआ उस सुराख में आगे बढ़ता रहा। सुराख एक दीवार के पास जाकर ख़त्म हो गया था। क्या मदद की थी चूहों ने मेरी, और ये उसी का घर का एक कमरा था। कच्ची मिट्टी से बना हुआ ये सुराख उस कमरे में जाकर खुला था और ये कमरा भूसे के उस ढेर से काफ़ी फासले पर था। गो ये अमन की जगह थी और यहाँ भी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिससे सुराख ढका हुआ था, लेकिन उससे बाहर निकला जा सकता था। अभी तो बाहर इतने अफराद थे कि अगर इस सुराख से निकलकर घर में भागने की कोशिश करता तो एक बार फिर मुसीबत का शिकार हो जाता। बहरहाल ये अमन की जगह थी और मुझे साफ महसूस हुआ कि भूसे के ढेर में आग लगा दी गई और वो धड़ाधड़ जल रहा है। लोग लाठियां और डंडे लिए हुए कमरे से काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे ताकि आग से घबराकर मैं बाहर निकलूं तो डंडों से पीट पीट कर मुझे हलाक कर दिया जाए। वारे तकदीर पर होता है गुरूर का सर नीचा, और किसी से शिकस्त कबूल नहीं करता था मैं। हर एक के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता था,
लेकिन आज छुपा छुपा फिर रहा था। काफ़ी लोग जमा हो गए थे। भूसा जलकर खाकसर हो गया और फिर शायद किसी ने काकू लाल को भी इतला दे दी और काकू लाल आ गया और मैं सिर्फ उनकी आवाज़ें सुन रहा था। काकू लाल चीख चीख कर कह रहा था, अरे क्या कर रहे हो ससुरे, अरे घर में आग लगा दी है पूरे, अरे बर्बाद कर दिया हमें, अरे कमीन की बच्ची आ रही हो, एबल बैल क्या खाएंगे और भूसा जलवा दिया तूने, अरे तेरा सत्यानाश, अरे बुझाओ इस आग को। लोग उसे बताने लगे कि भूसे में सांप है तो काकू लाल चीखने लगा, सांप है तो हमें डस जाएगा ना, अरे मर जाएंगे ना हम, और वैसे भी मर रहे हैं, कौन सी नई बात होती, अरे बुझाओ जैसा और तुम्हारे हाथ जोड़ूं, अरे जितना बच जाएगा बैलों के काम आएगा, कहाँ से लाऊंगा मैं दोबारा दूसरा भूसा। बहरहाल आग बुझा दी गई और मैं सर डाले सोच रहा था कि इंसान कितने अजीब होते हैं। दर हकीकत बड़े तजर्बात हो रहे थे, कहीं कुछ और कहीं कुछ। ज़िंदगी की वाकई कोई एक जिक्र नहीं थी, एक डगर नहीं थी। कितना फासला हो गया है मेरा इंसानों से। और अगर मैं भी एक आम इंसान ही होता तो दिमाग की लहरें माजी में लौट गई और माजी अभी तक मेरे जहन के किसी गोशे में मौजूद था। हर चंद के मुझे बहुत कम माजी की बातें याद आती थी, लेकिन अगर कभी गौर करता तो आहिस्ता आहिस्ता जहन के दरीचे खुले जाते थे। करम अली खान क्या कहानी थी, लगता ही नहीं था कि अपनी कहानी है। बहुत देर तक इन सोचों में गुम रहा। लोग अपने अपने घरों में वापस जा चुके थे, मैं अपनी जगह छुपा रहा। फिलहाल इससे बेहतर जगह कोई और नहीं थी। दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या करूं, लानत भेजकर यहाँ से निकल भागूं या फिर इस दुखी खानदान की मदद कर ही दूं। ना जाने दिल में क्यों ये जज्बे बेदार हो गए थे और इन जज्बों से शायद पहले भी खाली ना होता अगर इंसान की मानद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला था। लेकिन मैं इंसान रहा ही कहाँ था। ज़िंदगी का एक तवील दौर जिसका तयन नहीं किया जा सकता था, मैंने गैर इंसानी शक्ल में गुजार दिया। इंसानों को तो बहुत अरसे के बाद देखा था और कितने अजनबी लगे थे ये लोग। अगर इनके दरमियान में इस तरह दाखिल होकर इनके हालात मालूम ना करता तो आज भी इस दुनिया से बिल्कुल अजनबी होता। लेकिन अब इस दुनिया में दाखिल होने के बाद ये एहसास होता था कि इंसान की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं, लेकिन उसका तर्ज़ ज़िंदगी अजीब है। ये दोस्त और दुश्मन की तमीज़ मुश्किल ही से कर पाते हैं। खैर कोई हर्ज नहीं, जैसी गुजर रही है गुजारी जाए। आम डगर से हटने के बाद इंसानी ज़िंदगी बस में नहीं होती। काश मैं भी आम इंसान ही होता, दूसरों की तरह जीता और दूसरों की तरह मर जाता। लेकिन धनराज एक ठंडी सांस लेकर उसके बारे में सोचने लगा। बिलाशुबा उसने जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ की थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। अब उसके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त व एहतराम का तो खैर कोई तसव्वुर ही नहीं रहा था। इंतकाम का तस्वर अलबत्ता दिल में बार बार उभरता। मैं नहीं कह सकता था कि बलराम सिंह और यामीदियों का ये रूप धनराज यानी पद्मी चंद के साथ कैसा था, कौन गलती पर था और कौन सही था। मुझे तो पद्म चंदी ने जो कुछ बताया था, मैंने आज तक सफ़र किया था और उसने अपने मकसद के लिए मुझे अपनी बसात का एक मोहरा बना दिया था। और जब उसने मुझे अपने मकसद के लिए नाकारा पाया तो मुझसे इंतकाम लेने पर आमादा हो गया। इसमें शक नहीं था कि उसने मुझे एक अजीबोगरीब शक्ति दी थी, लेकिन शक्ति देने का मतलब ये तो नहीं कि मुझसे मेरी इंसानी सिफ़ात ही छीन ली जाएं। मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकता हूँ और उसने मुझे ये सब कुछ दिया था, तो उस ज्ञान से क्यों महरूम रखा जिससे मैं अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकता। अब तो एक वसी व अरीज़ दुनिया मेरे लिए इस तरह करके छोड़ दी थी कि मैं इस दुनिया में अपना कोई मकाम बनाने में कामयाब हो ही नहीं सकता था। मैं अगर उसकी ग़ुलामी करता रहता तो ठीक था, और जहाँ मैंने अपने तौर पर जीने की ख्वाहिश का इज़हार किया और उसने उससे इनहराफ करते हुए मेरी दुश्मनी पर आमादगी का इज़हार कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मुसीबत अगर ना पड़े तो सही मायनों में मुसीबत का एहसास नहीं होता। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए कि उसे गुजारने में कोई दिक्कत ही ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा जाता रहता है। अपने आप को मुतमिन करने के बाद कुछ न कुछ सोचना तो ज़रूरी होता है। ये जगह तो बेहतर साबित हुई। बाहर जो भी हंगामे होते रहे मुझे उनके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन बहरहाल अब अमन छा गया था। वक्त गुजरता रहा। बेचारे काकू लाल का भूसा भी जल गया था। क्या करना चाहिए मुझे?
वो लड़की तो 9 उम्र है और उसमें कोई शक नहीं कि वह मेरी आंखों के शहर में आ गई थी, लेकिन इससे कोई बेहतर काम नहीं लिया जा सकता। काकूलाल का सामना हो चुका था एक बार और उसने बेजारी के आलम में मेरे ज़रिए ज़िंदगी खोना चाही थी और वो इस कदर बुज़दिल साबित हुआ। यकीनन उसकी इसी बात की जाए, लेकिन अभी उसका मौका नहीं आया था। सारा दिन गुजर गया और फिर रात हो गई। काकूलाल के घर पर बदस्तूर सोगतारी था। मैं अलबत्ता अब इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि फिर बाहर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लूँ। फिर रात खूब गहरी हो गई और वैसे ही उन छोटी छोटी आबादियों में सरे शाम रात हो जाती है, और अगर किसी घर में मफलूकल हाल भी हो तो उदासियों के सिवा और कुछ नहीं होता। खूब अच्छी तरह ये अंदाज़ा लगाने के बाद कि सब आराम करने लेट गए हैं, मैंने अपनी जगह छोड़ दी और रेंगता हुआ बाहर निकल आया। काकूलाल और उसकी धर्मपत्नी बेसुध सो रहे थे। कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद हिम्मत करके काकूलाल की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से उसके जिस्म पर चढ़ गया। काकूलाल कसमसाया था, लेकिन बेचारा थका मांदा सो रहा था। आँख ना खुली, मध्यम रोशनी जल रही थी और मैं उसके सीने पर कुंडली मारकर बैठ गया। अच्छा खासा वज़न था मेरा और काकूलाल को अब जागना ही पड़ा। उसने आंखें खोली, लेकिन मेरी नन्ही नन्ही निगाहें उसकी आंखों पर थी और मैं उसे चीखने से रोकना चाह रहा था, और उसने मुझे देखा और उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। लेकिन मेरी निगाहों ने अपना तनवीमी अमल मुकम्मल किया और उसका मुंह चीखने के लिए ज़रूर खुला, लेकिन चीख ना निकल सकी। मैंने आंखों में उसे जकड़ लिया था, अलबत्ता उसकी आंखें अब भी खौफ से फैली हुई थी। मैंने उससे कहा, काकूलाल, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुझे याद होगा कि खेतों पर तेरी और मेरी मुलाकात हुई थी। मैं वही नाग हूँ और तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। सुन काकूलाल, तेरी तकदीर के सितारे बदल जाएंगे। मैं तेरी मदद करने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन बेवकूफ़ी की कोई हरकत ना करना। तेरे भूसे का भंडारा मेरी वजह से जल चुका है। मेरी ज़िंदगी का दुश्मन ना बन। जो कुछ मैं कहता हूँ वो कर। मुझसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कल दोपहर को जब सूरज बिल्कुल बुलंदी पर पहुँच जाए, अपने खेत पर मेरा इंतज़ार करना और जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। सुन, तुझे मुझसे डरे बगैर मेरे साथ साथ चलना है। जहाँ मैं तुझे ले जाऊँ वहाँ खामोशी से चलते रहना और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। क्या समझा तू ये समझ ले कि मेरे ज़रिए तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात को अच्छी तरह याद रखना। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने से नीचे उतर आया, लेकिन अगर मैं उसी तरफ का रुख करता जिधर से निकल कर काकूलाल तक आया, तो ज़ाहिर है कि मेरे तनवीनी अमल के असरात से आज़ाद होने के बाद काकूलाल वहाँ भी खखूड़ा मारता और इंसान था। अपने आप पर काबू पाना मुश्किल काम होता है। चुनाचा मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसी जगह जा छुपा जहाँ उस वक़्त छुपा था और सबसे पहले काकूलाल के घर में दाखिल हुआ था। झाड़ झंकार के दरमियान में ये भी एक अच्छी जगह थी, बशर्ते कि किसी की निगाह मुझ पर ना पड़े। यहाँ मैं छुपे हुए ये सोचने लगा कि अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। बस किसी की मदद करके जो खुशी हासिल होती है उसका चस्का पड़ गया था। रामलाल को मैंने जागीरदार बना दिया और जो मज़ा आया उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद मेरी अपनी जो भी कैफियत हो, लेकिन बेचारा काकूलाल जो ज़िंदगी से बेजार है कुछ फ़ायदा हासिल कर लेगा, बशर्ते कि बर्दाश्त कर जाए। और मैं अभी यही तमाम बातें सोच रहा था कि दफ़तन मैंने काकूलाल को उसकी बीवी के साथ बाहर निकलते हुए देखा। औरत कुछ बुज़दिल नज़र आ रही थी, लेकिन काकूलाल हाथ में दिया लिए हुए और उससे बचने से बचाने की कोशिश करते हुए बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर कुछ टटोलता रहा। आगे बढ़ने लगा और फिर उसने एकदम चीख कर कहा, ये देख, मुझे तू पागल ही समझती है। देख, अपनी आंखों से देख, ये लकीरें कैसी हैं। मैं दिलचस्पी से उसकी हरकत देख रहा था और काकूलाल की बीवी ने मुंह बनाकर लकीरों को देखा और फिर बोली, हाँ, ये लकीरें जैसे सांप की लकीरें ही तो हो सकती हैं, किसी और चीज़ से बन गई हों। है तेरा सत्यानाश, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान ले। भगवान, क्या करूँ और ऐसी पागल औरत से वास्ता पड़ा है। अरे तो अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। करेगी क्या मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि यह सपना नहीं था। भगवान की सौगंध, झूठ नहीं बोल रहा तुझसे। आंख खुली तो सीने पर एक काला नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था और फिर उसने न जाने मुझसे क्या क्या कहा और मैं सुनता रहा। और उसके बाद वो मेरी छाती से उतरकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा।
हाय राम, अगर ये सच है तो क्या करें? अगर घर में कोई काला नाग आ घुसा है, देखो क्या होता है, किसे किसे डसता है। सारा भूसा जलकर राख हो गया, बैल अलग भूखे मरेंगे, अब कहाँ से लाएंगे ये भूसा? भगवान जाने, मगर था सांप ही। इसका मतलब है कि मैंने ये सपना नहीं देखा, मगर कुछ अजीब सी बातें मन में आ रही हैं। उस समय जब वो मेरे सीने पर कुंडली मारे बैठा हुआ था, अब पागल होने की कसर रह गई है, और वो भी हो जाए तो मुझे तो नींद आ रही है। सोने दो मुझे, तू जा, और मेरा तो तूने साथ ही नहीं दिया कभी। अरे पगली, मेहनत मजदूरी करता रहा हूँ और बोल कभी नखट्टू होकर बैठा हूँ, अब क्या करूँ? भगवान ने जितना भाग में लिख दिया है उतना ही तो मिलेगा। हमारे भाग तो पूरे हो गए हैं, मगर इन चारों का क्या होगा? अरे होगा क्या होगा, भगवान जाने। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। जा अंदर जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। काकूलाल बीवी की मटकती हुई अंदर चली गई, और सूरत हाल का मुझे अंदाज़ा हो गया था कि काकूलाल एक गोशे में बैठ गया। अब उसके बाद दोबारा निकल कर उसके पास जाना मुनासिब नहीं था। बेचारा आदमी से ज़्यादा रात बैठा पागलों की तरह सोचता रहा। मैं जानता था कि उसके दिमाग में मेरी बातें होंगी। पहले वो उन्हें ख्वाब समझा था, और फिर उस ख्वाब की तस्दीक करने के लिए बाहर निकल आया था, और उसे मेरे बदन से बन जाने वाली लकीरें नजर आ गई थीं। शुक्र है कि वो उन लकीरों का सहारा लेकर उन झाड़ियों तक नहीं पहुंचा, वरना फिर वही हंगामा शुरू हो जाता। अलबत्ता जब वो अंदर चला गया तो मैंने सोचा कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। दिन की रोशनी में यहाँ से निकलकर खेतों तक जाना मुश्किल काम होगा, और वैसे भी बस्ती में सांप की खबर उड़ चुकी है, इसलिए बस्ती वाले लोग इसी चक्कर में हों। चुनाचा इस वक्त निकल जाना बेहतर है। रात की तारीकियों में चांदनी के नीचे खेतों तक सफ़र करना बहुत अच्छा लगा। काकूलाल के खेतों का रास्ता मुझे अच्छी तरह मालूम था, चुनाचा मैं उन बेआबो गया खेतों में पहुँच गया। फिर दिन की रोशनी में मैंने इधर उधर की आहटें ली, आसपास किसी का वजूद नहीं था, और उसके बाद काकूलाल का इंतज़ार करना लगा। सूरज निकला, सूरज चढ़ने लगा, और फिर सूरज अरूज पर पहुंच गया। काकूलाल खेतों पर नहीं आया था। मुझे गुस्सा आने लगा। कमबख्त अपनी तकदीर को ख्वामुखा धक्का दे रहा था। मेरा क्या है? लेकिन फिर मैंने चौंक कर देखा। दूर से काकूलाल आता हुआ नजर आ रहा था, और कुछ देर बाद वो करीब पहुंच गया। होंठों पर बड़बड़ाहट थी। हे भगवान, दिमाग में अगर कोई खराबी पैदा हो गई है तो त्या पांचा कर देना। क्यों सिसका कर मार रहा है? अब अगर वो सपना नहीं था तो तू जाने राम। अचानक ही वो उछल पड़ा, और उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई थी। मैं कुंडली मारे बैठा उसे देख रहा था। काकूलाल चंद लम्हे साकत निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, और दोनों हाथ जोड़कर दो जानू मेरे सामने बैठ गया। उसने कहा, नाग महाराज, भगवान की सौगंध, मैं पागल नहीं हूँ। इस वक्त मेरी आंखें भी खुली हुई हैं, दिमाग भी ठीक काम करता है। तुम्हें भगवान की सौगंध बता दो, क्या रात को मेरे घर में तुम ही थे? और क्या तुमने ही ये सारी बातें कही थी कि मैं खेतों पर पहुँच जाऊँ? या मैं सचमुच पागल होता जा रहा हूँ? और उस समय भी तुम नहीं हो, बल्कि कुछ मेरा ख्याल है, मेरा ध्यान है। दिल तो चाहा कि उससे कहूँ कि काकूलाल, ना तू या तेरा यह ध्यान है और ना तेरा ख्याल, मेरे साथ आ जा, मगर ज़ुबान ही नहीं थी, कहता क्या। अलबत्ता आंखों के जरिए पैगाम रसानी कर सकता था, लेकिन वह बदबख्त मेरी जानब देख ही नहीं रहा था, और उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। मैंने अपना फन ज़मीन पर डाले आहिस्ता आहिस्ता एक जानब रेंगने लगा। काकूलाल को याद आ गया था कि मैंने उसे क्या कहा था। चुनाचा एक लम्हे तो वह वहीं रुका रहा, और फिर जब मैंने रुक कर उसकी जानब देखा तो वह मेरे पीछे कुछ बड़बड़ाता हुआ आने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि वह चलने में दिक्कत महसूस ना करे। काकूलाल अब किसी सहरददा शख्सियत की मानद मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं खंडरात में दाखिल हो गया। काकूलाल एक लम्हे के लिए परेशान हुआ, और वह उस जगह को देख रहा था जहाँ से वाकई कोई समझदार आदमी अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने रुक कर उसकी जानब देख लिया। बदनसीब, कमबख्त, मेरी आंखों की तरफ देख ताकि मैं तेरे जहन के गोशे रोशन कर दूं। लेकिन वो देख ही नहीं रहा था। वो खौफज़दा था, या फिर आसपास के माहौल को देख रहा था। लेकिन मैंने रुक कर उसे देखा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो वह एक ठंडी सांस लेकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। अलबत्ता उस वक़्त उसकी बड़बड़ाहट मुझे सुनाई दी। वो कह रहा था, ठीक है नाग महाराज, ठीक है, अगर तुम मुझे मौत की तरफ ले जा रहे हो तब भी भगवान की सौगंध तुम्हारी बात मानूंगा।
मैं कलसों के पास जाकर रुक गया और काकू लाल ने भी कलसे देखे और उसके मुंह से बड़बड़ाहट निकली। हे भगवान, ये क्या है? मैंने फन उठाकर कलसे पर से वो छोटे छोटे ढक्कन ऊपर गिरा दिए और जिनसे वो कलसे ढके हुए थे। काकू लाल ने तेजी से झांका और उसे गनियाँ नजर आ गईं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सांस ही रुक गया हो। वो फटी फटी आंखों से उन गनियों को देख रहा था और फिर उसने जोर से अपने बदन को नोचा और उसके बाद लरसता हुआ हाथ गले में डाल दिया। मुट्ठी में कनियाँ भरी, उन्हें चेहरे के करीब किया, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और फिर इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे उसे किसी का खौफ हो। मेरी तरफ देखा, गनियाँ वापस गले में डाल दी और अजीब सी कैफियत उसके अंदर पैदा हो गई थी। लेकिन मैं भी यही चाहता था कि वह मेरी जन्म देखे ताकि उसे आइंदा के लिए हिदायत कर दूं। और मैंने फ़ौरन ही अपनी आंखों में उसकी आंखें जकड़ लीं और वो आहिस्ता आहिस्ता साकत होता चला गया। और मैंने इसे कहा, काकू लाल, इन दोनों कलसों में गनियाँ भरी हुई हैं और ये दौलत मेरी तरफ से तेरे लिए है, लेकिन अब इसे संभाल कर अपने घर ले जाना और उसके बाद इस तरह इस्तेमाल करना कि बस्ती वालों को तुझ पर शक ना हो। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, क्या समझा? और मैं इससे ज़्यादा तेरी और कोई मदद नहीं कर सकता।